हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में मैं IS10500 के अकॉर्डिंग जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बेसिकली मैं इसमें पूरा ही कोड डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि सारे प्रोविजंस ऐसे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ESE और स्टेट AE-JEE एग्जाम्स में आजकल पूछे जा रहे हैं इस कोड से। इसका पार्ट 1 वीडियो में मैंने काफी चीजें कवर की थी, बट इस वीडियो में इस पूरे कोड की जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से तक जरूर देखिए, और जिस भी क्लॉज में आपको फर्दर कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पार्ट 1 वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारा ये IS10500 की गाइडलाइंस है, ये ओरिजिनली जो ये कोड था, जो ड्रिंकिंग वाटर के स्पेसिफिकेशंस थे, these were originally published in 1983। उसके बाद 1991 में हमारा फर्स्ट रिवीजन इस कोड में किया गया, और 2012 में इसका सेकेंड रिवीजन किया गया। ठीक है, और जो 2012 का सेकेंड रिवीजन किया गया, जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, उसमें बेसिकली क्या किया गया, जो WHO की स्टैंडर्ड गाइडलाइंस थी ड्रिंकिंग वाटर की, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया। जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड ड्रिंकिंग की गाइडलाइंस थी वो इनकॉर्पोरेट की गई। बहुत सारी यूरोपियन यूनियंस की डायरेक्टिव्स थी, वो इनकॉर्पोरेट करके एक इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ये कोड हमें दिया, जो कि हम फॉलो कर रहे हैं। तभी यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सेकेंड रिवीजन, ये 2012 में किया गया है इस कोड में। सो लेट्स स्टार्ट। और जो भी चीजें हैं ये यहाँ पर मैंने मार्क कर ली हैं कि आपको कन्वीनियंस रहे पढ़ने में और रिवाइज करने में, कि जो हमारा ये ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन है, बेसिकली ये हमारी दो चीजें देता है। एक तो देता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और हमारे जो टेस्ट परफॉर्म करने हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, उसमें जो सैंपल्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं, और उनके बेसिकली कुछ टेस्ट प्रोसीजर्स हैं। तो ये दोनों चीजें इस कोड में कवर्ड की गई हैं। ठीक है, वो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। फिर ड्रिंकिंग वाटर को हमारे कोड ने डिफाइन किया है कि ड्रिंकिंग वाटर वो वाटर है दैट इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पसेस फ्रॉम एनी सोर्स। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्रिंकिंग वाटर केवल ड्रिंकिंग के लिए नहीं है, कुकिंग पर्पसेस के लिए भी किसी भी सोर्स का हो सकता है। इट इंक्लूड्स वाटर ट्रीटेड भी हो सकता है या अनट्रीटेड वाटर भी हो सकता है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सप्लाई किया जा रहा हो। ये हमारे IS10500 ने इस कोड की डेफिनेशन दी। अब जो ड्रिंकिंग वाटर था उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो समराइज किया टेबल 1 to 4 है, जो कि मैं यहां पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। वो सारी चीजें समराइज की गई टेबल 1 से 4 तक। और साथ ही साथ जो ड्रिंकिंग वाटर है वो 3 और इंपॉर्टेंट चीजें सेटिस्फाई करना चाहिए। एक तो है बैक्टीरियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, दूसरी है वायरोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, और तीसरी है बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स। ये भी मैं तीनों को आपको 1 by 1 डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो टेबल 1 है, जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर है, उसमें बेसिकली क्या है कि हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक एंड फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में बात किया गया है। ऑर्गेनिक लेप्टिक का मतलब ये है कि वो पैरामीटर्स विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, अब सेंस ऑर्गन्स का मतलब ये है कि सपोज आपकी जो ऑर्डर है दैट इज फ्रॉम द नोज, ये स्मेल का पैरामीटर हो गया। कलर आपका विजुअली हो गया आई के लिए। तो जो हमारे सेंसेस हैं उनकी हेल्प से जो पैरामीटर हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, वो पैरामीटर्स हमारे कोड ने कहा कि ये पैरामीटर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो टेबल 1 से गवर्न्ड है। तो टेबल 1 में बेसिकली 6 पैरामीटर दिए गए, टोटल 6 पैरामीटर्स, जिनकी 2 वैल्यू सजेस्ट की गई। एक वैल्यू वो है दैट इज रिक्वायरमेंट, दैट इज एक्सेप्टेबल लिमिट, और दूसरी सजेस्ट की गई कि अगर हमारे पास अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है। अल्टरनेट सोर्स का अवेलेबल का मतलब ये है कि सपोज आपके पास एक ही सोर्स अवेलेबल है जहां से आप पानी ले सकते हैं यूज के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए,
तब उस केस में आप ये अलाउ कर सकते हो। अदरवाइज अगर वहां पर भी ये लिमिट्स हमारी क्रॉस होती हैं तो हमारा जो सोर्स होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये हमारे कोड ने कहा। और यही चीज यहां पर इस नोट में लिखी हुई है कि वैल्यूज इन एक्सेस ऑफ दोज मेंशन्ड अंडर एक्सेप्टेबल रेंडर द वाटर नॉट सुटेबल बट स्टिल मे बी टॉलरेटेड। हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास पानी का कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है, लेकिन अगर फिर भी परमिसिबल लिमिट्स ओवर रूल होती हैं अल्टरनेट सोर्स के एब्सेंस में भी, उस केस में भी हम सोर्स को रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है फिजिकल एंड ऑर्गेनोलेप्टिक पैरामीटर है दैट इज कलर, और कलर की जो यूनिट है यहां पर दी है हेजन यूनिट्स, जिसमें मैक्सिमम जो रिक्वायर्ड एक्सेप्टेबल लिमिट है दैट इज 5 हेजन यूनिट्स, और जो परमिसिबल लिमिट हम अलाउ कर सकते हैं वो हमारी 15 है। ठीक है, 15 के बाद अगर हमारा 15 हेजन यूनिट से ज्यादा अगर हमारा कलर डिटेक्ट हो रहा है तो हम विल रिजेक्ट द सोर्स। और यहां पर एक रिमार्क दिया हुआ है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 15 ओनली। हम 5 से 15 जा रहे हैं परमिसिबल लिमिट, ये हम तभी अलाउ करेंगे जब हमारे अल्टरनेट सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है और साथ ही साथ जो सोर्स अवेलेबल है उसमें हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं है। तो एक चीज ये हो गई। दूसरा हमारा पैरामीटर हो गया ऑर्डर। ऑर्डर में हमारा कोई यूनिट के टर्म्स में नहीं सजेस्ट किया है, इट शुड बी एग्रीएबल। तो ये जो टेस्ट कर रहे हैं हम उसके बेसिस पर ही हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, जो पीएच वैल्यू है, ये कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो पीएच है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वो जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारी 6.5 से 8.5 है। ठीक है, तो 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है वाटर, कुछ पार्ट एसिडिक का है, कुछ पार्ट न्यूट्रल का है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू की से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और परमिसिबल लिमिट कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। ये ध्यान रखना है कि किन पैरामीटर में अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल ना होने पर हमारे पास रिलैक्सेशन दिया गया है और कब हमारे केवल एक्सेप्टेबल लिमिट पे ही हमें काम चलाना है। चौथा पैरामीटर जो है वो टेस्ट है, जिसमें हमारी टंग जो है दैट विल रिकॉग्नाइज, जिसमें एग्रीएबल होना चाहिए। और जो फिफ्थ पैरामीटर है दैट इज टर्बिडिटी। टर्बिडिटी में जो एक्सेप्टेबल लिमिट है दैट इज 1 NTU। NTU का आपने पढ़ रखा है, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट होती है। ठीक है, और जो अब्सेंस इन द अल्टरनेट सोर्स अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वी कैन गो अप टू 5 NTU। टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, ध्यान रखने वाली बात है कि टर्बिडिटी और टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स को फिजिकल पैरामीटर्स की कैटेगरी में रखा है कोड ने, और जो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड की लिमिट है वो 500 हमारी नॉर्मल एक्सेप्टेबल लिमिट है। और अगर हमारे पास अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है तो हम 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक जा सकते हैं, और ये लिमिट जो है ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, और हम कोड ये रिकमेंड करता है, नोट में भी ये लिखा हुआ है कि कोड ये रिकमेंड करता है कि केवल हमें एक्सेप्टेबल लिमिट ही इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, दीज आर ओनली टू बी इंप्लीमेंटेड। अब हमारे पास आई टेबल 2। टेबल 2 बात करता है कि these are the general parameters concerning substances and desirable excessive amounts। मीन्स अगर ये हमारे जो substances हैं ये मेटालिक भी हैं, जनरली मेटालिक है, और अदर नॉन मेटालिक भी हैं, कि अगर ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर में एक लिमिट से ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो दे विल रिजल्ट इन अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, जिनके बारे में मैंने पार्ट 1 वीडियो में काफी अच्छे से आपको विजुअली एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या क्या डिसीजेस कॉज करते हैं अगर वो एक्सेसिव अमाउंट्स में प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहली यहां पर मैंने जो पर्पस है येलो करने का दैट इज कि ये जो पैरामीटर्स हैं दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इन पर ज्यादा फोकस करना है। पहली जो लिमिट है वो एल्युमिनियम की है, और जो कंसंट्रेशन हम लिख रहे हैं दिस इज इन मिलीग्राम पर लीटर। एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो 0.03 है और परमिसिबल लिमिट 0.2 है। अमोनिया अगर हमारा पानी में प्रेजेंट है तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 0.5 है और अपर लिमिट पे कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। थर्ड जो है वो बोरान है। बोरान की जो लिमिट है 0.5 है और मैक्सिमम लिमिट हमारी 1 मिलीग्राम पर लीटर तक हो सकती है। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, 75 मिलीग्राम पर लीटर जो है ये हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट है और वी कैन गो अप टू 200 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोरामाइंस अगर हमारी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन, ध्यान रखने वाली है क्लोरामाइंस जो है क्लोरीन के फॉर्म में मेजर की जा रही है,
दैट इज 4 मिलीग्राम पर लीटर, और इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। क्लोराइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोराइड्स का हमारा जो 250 मिलीग्राम पर लीटर इज द एक्सेप्टेबल लिमिट। अगर हमारे पास अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है तो वी कैन गो अप टू 1000 मिलीग्राम पर लीटर, इसके ऊपर हमारा सोर्स रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कॉपर के लिए 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है। मैक्सिमम हमारी परमिसिबल लिमिट 1.5 है। परमिसिबल लिमिट हमारी तभी अप्लीकेबल है जब हमारा अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है। फ्लोराइड के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहती है। फ्लोराइड के लिए जो एक्सेप्टेबल लिमिट कर दी गई है वो हमारी 1 मिलीग्राम पर लीटर कर दी गई है, बिकॉज इसके नीचे हमारी अगर एक मिनिमम अमाउंट से कम हो जाता है तो हमारी डेंटल कैरीज हो जाती है हमारी, बिकॉज सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ फॉर टीथ्स, ठीक है। और 1.5 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो परमिसिबल लिमिट है, और इसके बाद हमारा अगर प्रेजेंट इट विल लीड टू फ्लोरोसिस, ये आप सबने पढ़ रखा है। जो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन है, यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन है वो हमारी 0.2 मिलीग्राम पर लीटर है, और मैक्सिमम लिमिट जो हो सकती है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर हो सकती है। अब यहां पर आप रिमार्क देखेंगे, ये तब अप्लीकेबल है, ये फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की रिक्वायरमेंट तब अप्लीकेबल है जब हमारा जो पानी है उसमें आपने क्लोरीनेशन कर रखा है। अगर वो वाटर क्लोरीनेटेड नहीं है तो ये दिस इज नॉट अलाउड। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर क्लोरीनेशन आपने नहीं किया है वाटर में तो आपके ये जो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की लिमिट है दिस इज नॉट अप्लीकेबल। और हमेशा कंज्यूमर एंड पे जो पानी कंज्यूमर यूज करने वाला है उसी एंड पे आपको टेस्ट करना है। और अगर आपको लगता है कि पानी में हमारे वायरल इन्फेक्शंस के चांसेस हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग मिस कर जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन के अगर चांसेस हैं, अगर लग रहा है आपको ड्रिंकिंग वाटर में आपका वायरस प्रेजेंट हो सकता है, तो उसको इनएक्टिव करने के लिए बेसिकली हमारा मिनिमम 0.5 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन चाहिए ही चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेसिडुअल क्लोरीन। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और 0.2 कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन जब वायरल इन्फेक्शन होगा तो यू हैव टू कंसीडर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। इसके बाद आते हैं हमारे आयरन इन द फॉर्म ऑफ Fe की जो मिनिमम लिमिट है, जो एक्सेप्टेबल मैक्सिमम लिमिट है, दिस ध्यान रखने वाली बात है, ये सब मैक्सिमम पैरामीटर्स हैं। तो जो आयरन अलाउड है वो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर तक अलाउड है, लेकिन अल्टरनेट सोर्स में हमारे पास कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है। लेकिन अगर आयरन और मैंगनीज हमारी एक साथ प्रेजेंट है तो दोनों को मिला के, यानी Fe और मैंगनीज दोनों का कंसंट्रेशन अगर आप मिला दोगे तो दैट शुड बी लेस देन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। इंडिविजुअली भी हमारा 0.3 है, लेकिन अगर मैंगनीज भी पानी में प्रेजेंट है तो आपको दोनों को मिला के 0.3 से ज्यादा एक्सीड नहीं होने देना है। अगर वो एक्सीड हो रहा है तो देन वाटर हैज टू बी रिजेक्टेड। मैग्नीशियम के लिए हमारा 30 मिलीग्राम पर लीटर है, और एक्सेप्टेबल जो परमिसिबल लिमिट है, परमिसिबल लिमिट है, और इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स 100 मिलीग्राम पर लीटर है। मैंगनीज के लिए ध्यान रखने वाली बात है, आयरन में तो कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, लेकिन मैंगनीज में आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट तो 0.1 रखी, लेकिन परमिसिबल लिमिट 0.3 तक हो सकती है। मिनरल ऑयल अगर प्रेजेंट है तो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर तक हो सकता है, और अल्टरनेट सोर्स ना अवेलेबल होने पर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। नाइट्रेट के लिए 45 मिलीग्राम पर लीटर है, अल्टरनेट सोर्स ना अवेलेबल होने के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट का पूछा जाता है एग्जाम में। मिनरल ऑयल का भी आप ध्यान रखिए, जितने भी येलो कलर में आपको ध्यान रखना है, इनको कई बार आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, मैं जस्ट आपको एलैबोरेट कर दे रहा हूं। उसके बाद आते हैं सिल्वर। सिल्वर का जो साइन है वो अर्जेंटम होता है, Ag से लिखा हुआ है। इसकी जो मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 0.1 मिलीग्राम पर लीटर है, और अल्टरनेट सोर्स ना अवेलेबल होने पर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। सल्फेट के लिए 200 मिलीग्राम पर लीटर है, और एक्सेप्टेबल लिमिट 200 हो गई, और 400 मिलीग्राम पर लीटर अल्टरनेट सोर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो 400 होगा। सल्फेट और सल्फाइड में आप कंफ्यूज मत होइए, सल्फाइड जो होगी वो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, तो इसकी बहुत ही मिनिमम क्वांटिटीज अलाउड है ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है। तो दैट इज 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, और अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है तब भी हमारा कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो सल्फेट में हमारी परमिसिबल लिमिट 400 मिलीग्राम पर लीटर थी, वो हम एक्सटेंड तब भी कर सकते हैं, ये 200 से 400 तभी हो सकता है कि अगर हमारा मैग्नीशियम 30 से एक्सीड नहीं कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है
कि अगर हमारा सल्फेट के साथ मैग्नीशियम प्रेजेंट है पानी में और उसकी जो लिमिट है मैग्नीशियम की आपको मैंने बताया था 30 मिलीग्राम पर लीटर है, और अगर इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं 45 मिलीग्राम पर लीटर है और साथ ही साथ सल्फेट भी प्रेजेंट है पानी में मैग्नीशियम के साथ, तो हम सल्फेट को 400 मिलीग्राम पर लीटर तक अलाउ नहीं करेंगे। ये हम अलाउ तभी कर सकते हैं कि जब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन जो है वो 30 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो। इसका नोट का मतलब ये है। तो सल्फेट इज रिलेटेड विथ मैग्नीशियम कंसंट्रेशन, आयरन इज रिलेटेड विथ मैंगनीज कंसंट्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। जो एल्कैलिनिटी है, टोटल एल्कैलिनिटी इन कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में हम लिखते हैं, ये हमारी 200 मिलीग्राम पर लीटर है। अल्टरनेट सोर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो वी कैन गो अप टू 600 मिलीग्राम पर लीटर। और हार्डनेस जो है, जो कि हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में लिखते हैं, वो 200-600 है। तो ध्यान रखना है आपको, टोटल अल्कैलिनिटी और टोटल हार्डनेस जो है वो दोनों की लिमिट सेम है, एक्सेप्टेबल लिमिट भी सेम है और परमिसिबल लिमिट भी सेम है। जिंक के लिए 5 मिलीग्राम पर लीटर और अल्टरनेट सोर्स नहीं है तो वी कैन गो अप टू 15 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं ये हमारे टेस्ट प्रोसीजर्स के मेथड है कि आपको टेस्ट कैसे परफॉर्म करने हैं अपने वाटर पे। तो बेसिकली IS-3025 जो है ये हमारे टेस्ट आपको कैसे कंडक्ट करने हैं वाटर सैंपल्स पे, वो आपको एलोबरेट करता है। तो डिफरेंट पार्ट्स आर देयर, तो हर सब्सटेंस के लिए एक अलग अलग पार्ट है IS-3025 का, जिसके अकॉर्डिंग आपको पानी में टेस्ट परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और यही सेम चीज जो मैंने पिछली टेबल में लिखी थी वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है, वो ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं कि जो ऊपर हमारे अभी मैंने डिस्कस किया टेबल 2 में, वो सब्सटेंस थे कि अगर एक लिमिट के बाद आपके एक्सेसिव होंगे तो वो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन टेबल 3 जो बात करता है ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस की बात करता है। टॉक्सिक मीन्स जो जहरीले हैं, विच आर वेरी वेरी हार्मफुल, और तो उनकी जो लिमिट्स है वो बहुत ही कम अलाउड है। और ध्यान रखने वाली बात है कि एक कंपाउंड को छोड़कर, एक सब्सटेंस, एक पैरामीटर को छोड़ के हमारे कोड ने किसी में भी परमिसिबल लिमिट के लिए रिकमेंडेशन नहीं दी है। वो कंपाउंड जो है वो है आर्सेनिक। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस में केवल टोटल और आर्सेनिक के लिए हमारे पास अल्टरनेट सोर्स अगर अवेलेबल नहीं होगा तो रिलैक्सेशन हमारा दिया गया है अप टू 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, और जो आर्सेनिक की नॉर्मल एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर है, जो कि हम 0.05 तक ले जा सकते हैं। लेकिन और किसी भी सब्सटेंस के लिए हमारा कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, कैडमियम के लिए 0.003 है, साइनाइड के लिए 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है, लेड के लिए 0.01 है, मरकरी के लिए 0.001 है, मॉलिबेडनम के लिए 0.07 है, निकल के लिए 0.02 है। तो यहाँ पे 2-3 कंपाउंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेड एंड मरकरी, जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डेसिमल में केवल डिफरेंस है। आप मरकरी इज वेरी वेरी हार्मफुल, ठीक है, तो बिकॉज इट इज टोटली रिलेटेड विथ हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ये डैमेज कर देता है एंड इट वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो मरकरी के लिए 0.01 मिलीग्राम पर लीटर है, लेड के लिए 0.01 मिलीग्राम पर लीटर है। बाकी कंपाउंड्स भी आप ध्यान रखना है। क्रोमियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमियम के लिए इन द फॉर्म ऑफ CR जो एक्सेप्टेबल लिमिट है दैट इज 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। इसके बाद आते हैं जो टेबल 4 है, वो हमारी चौथे जो कैटेगरी है सब्सटेंसेस की, दैट आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो परमिसिबल लिमिट जो है अल्टरनेट सोर्स के केस में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो मेथोडोलॉजी है टेस्टिंग के लिए वो हमारी IS-14194 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। IS-14194 में हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को कैसे पानी में आइडेंटिफाई करेंगे वो हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ IS-14194 में रिकमेंड किया गया है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस किस फॉर्म में होंगे? अल्फा एमिटर्स और बीटा एमिटर्स। अल्फा के लिए हमारी जो लिमिट है वो 0.1 मिलीग्राम है, बिकॉज दे आर मोर हार्मफुल। इस वजह से उनकी जो लिमिट है कम रखी गई है, दैट इज 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। और बीटा एमिटर्स की जो वैल्यू है वो हमारी 1.0 रखी है। और ये यूनिट जो है BQ/L, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को मेजर करने की यूनिट यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। वहां पर आपकी मिलीग्राम पर लीटर में आप लिख रहे थे सब्सटेंसेस की जो लिमिट है, यहां पे BQ/L ये हमारी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को मेजर करने की लिमिट है।
इसके बाद हमारा जो टेबल 5 है, इसमें बेसिकली जो पेस्टिसाइड्स अगर हमारे पानी में आ जा रहे हैं तो उसका कुछ रेसिडुअल रह जाता है, तो वो जो रेसिडुअल की लिमिट्स हैं पेस्टिसाइड्स की ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वो हमारी कुछ दी गई हैं। और जो लिमिट्स हैं, ध्यान रखने वाली बात है कि पेस्टिसाइड्स की बहुत ही कम अमाउंट में आपका अलाउड होगा, इसी वजह से ये हमारा माइक्रोग्राम्स में पर लीटर में लिमिट्स की दी गई हैं। और एक इंपॉर्टेंट जो आइटम है दैट इज DDT विच इज 1 माइक्रोग्राम पर लीटर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये डिफरेंट आइसोमर्स हैं DDT के, जिसके फॉर्म में आपका जो पेस्टिसाइड रेसिडुअल है वो ड्रिंकिंग वाटर में अवेलेबल हो सकता है। तो आपको DDT के लिए और ये बाकी और भी जो पेस्टिसाइड जिस फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं पानी में, वो दिए हुए हैं। और जो मेथोडोलॉजी दी हुई है टेस्टिंग की, वो हमारी USEPA, दिस इज द मेथड फॉर टेस्ट लाइक गिवन बाय द सजेस्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये इसमें सिर्फ आप DDT ध्यान रखिए, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो टेबल है दैट इज बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज में हमारे कोड ने बात की है, और 2 हमारे बैक्टीरिया आपको पता है जो कि हम यूज करते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी के लिए। एक हमारा होगा ई कोली बैक्टीरिया और दूसरा होगा हमारा थर्मोटॉलरेंट कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। जो ई कोली बैक्टीरिया है ये हमारा ज्यादा प्रिसाइज इंडिकेटर है फीकल पॉल्यूशन का, बट थर्मोटॉलरेंट कोलिफॉर्म बैक्टीरिया भी हमारा एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव है। ठीक है, इफ नेसेसरी प्रॉपर कंफर्मेटरी टेस्ट शैल बी कैरिड आउट। टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया नॉट एक्सेप्टेबल इंडिकेटर्स ऑफ द सैनिटरी क्वालिटी ऑफ रूरल वाटर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है वो हमारे सैनिटरी क्वालिटी ऑफ रूरल वाटर सप्लाईज के लिए सुटेबल नहीं है, स्पेशली जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं जहां पर बैक्टीरिया ऑफ नो सैनिटरी सिग्निफिकेंस अकर इन ऑलमोस्ट ऑल ट्रीटेड सप्लाईज। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म्स हैं, ई कोली और थर्मोटॉलरेंट कोलिफॉर्म बैक्टीरिया और टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, इसमें पहली जो कैटेगरी है ऑल वाटर इंटेंडेड फॉर ड्रिंकिंग, उसमें हमारा ई कोली या थर्मोटॉलरेंट कोलिफॉर्म बैक्टीरिया से जब आप टेस्ट कर रहे हो तो इट शुड नॉट बी डिटेक्टेबल इन एनी 100 ml ऑफ सैंपल। ठीक है, ट्रीटेड वाटर जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एंटर कर रहा है, वहां पर आपको 2 ऑर्गेनिज्म से टेस्ट करना है। एक तो ई कोली से कर सकते हो, थर्मोटॉलरेंट इसका अल्टरनेटिव है। दूसरी कैटेगरी है टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, इसमें भी हमारा 100 ml सैंपल में पानी के कोई भी ई कोली या टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। ट्रीटेड वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो एंटर कर रहा है और जो अंदर पहुंच गया है, बिकॉज वहां पर भी कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, एक बार घुसने के बाद हमारे कंटेमिनेशन हो सकता है। तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पानी एग्जिस्ट कर रहा है वहां की भी टेस्टिंग करते समय बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी को इंश्योर करना है। और ई कोली और थर्मोटॉलरेंट कोलिफॉर्म बैक्टीरिया और टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो 100 ml सैंपल में दोनों में डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। यहां पर एक और नोट लिखा हुआ है कि इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन एक्शन शैल बी टेकन इफ आइदर ई कोली और टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया डिटेक्टेड। अगर मान लीजिए 100 ml सैंपल में एक भी हमारा कोलिफॉर्म बैक्टीरिया ई कोली डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो हमें इमीडिएट इन्वेस्टिगेटिंग एक्शन लेना होगा। ठीक है, और मिनिमम एक्शन जो है इन केस टोटल कन्फर्म बैक्टीरिया इज रिपीट सैंपलिंग, आपको क्या करना होगा, रिपीट सैंपलिंग, दोबारा टेस्ट करना होगा। इफ दीज बैक्टीरिया डिटेक्टेड, अगर इन द रिपीट सैंपल अगर दोबारा वो डिटेक्ट हो रहे हैं, जो कॉज है वो हमारा इमीडिएट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के साथ निकालना होगा और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। और जो कुछ पैरामीटर्स यहां पर एक अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो बैक्टीरियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हो गए, ये तो हो गए कि आइडली ऑल सैंपल्स टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो कंज्यूमर प्रेमिसेस में भी हो सकते हैं, उसमें कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म और जो बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कलेक्टेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो भी मैंने बताया आपको, वो इंश्योर करना है। दूसरा आपका वायरोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में आपको देखना है कि आपके पानी में कहीं वायरस तो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ वायरस के कैरेक्टरिस्टिक दी हुई हैं। ठीक है, इसमें ये लिखा है वायरस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम रॉ वाटर एंड फ्रॉम स्प्रिंग्स, एंटेरोवायरस, रियोवायरस, एडिनोवायरस हैव बीन फाउंड इन वाटर, द फर्स्ट नेम्ड बीइंग द मोस्ट रेजिस्टेंस टू क्लोरिनेशन। ठीक है, ये क्लोरिनेशन से भी हमारे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस हैं जो पानी में प्रेजेंट हो सकते हैं, इनके नाम आप ध्यान रख सकते हो, एंटेरोवायरस, रियोवायरस और एडिनोवायरस। जनरली ये हमें मिलते हैं पानी में। ठीक है, लेकिन जो हमारा
एंटेरोवायरस है ये हमारा क्लोरीनेशन से मरता नहीं है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर यही करता है। तो ये कहा जाता है कि अगर क्लोरीनेटेड वाटर में, अब आपने क्लोरीनेशन कर दिया, अब क्लोरीनेटेड वाटर में अगर आपका एंटेरोवायरस एब्सेंट है, इट मींस कि हमारा पानी सेफ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कभी रेयरली पूछा जा सकता है, पर आप दिमाग में रख लीजिए इसको कि अगर हमारे पास जनरली हमारे 3 वायरस हो गए, उसमें से एक वायरस अगर हमारा एब्सेंट है तो हमारा क्लोरीनेटेड वाटर जो आपने क्लोरीनेशन किया वो हमारा पीने के लिए सेफ है, बिकॉज जो एंटेरोवायरस है ये हमारा सबसे ज्यादा क्लोरीनेशन को रजिस्ट करेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पानी में वायरस है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट का फ्री क्लोरीन रखना होगा पानी में, जो कि वायरस को इनएक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर एक क्लॉज लिखा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली प्रैक्टिकली हमारा जो फ्री क्लोरीन है वो आपको इंश्योर करना है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 मिलीग्राम पर लीटर फॉर 1 आवर। 1 घंटे तक इतना अवेलेबल क्लोरीन रहना चाहिए जो कि हमारा वायरस को इनएक्टिवेट, स्पेशली हमारा एंटेरोवायरस जो कि ज्यादा रेजिस्टेंट है क्लोरीनेशन के लिए, इवन इफ द वाटर दैट वाज ओरिजिनली पॉल्यूटेड प्रोवाइडेड द वाटर इज फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा साथ में ऑर्गेनिक मैटर और पार्टिकुलेट्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स। बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स में आपका बेसिकली जो है ऑल सैंपल्स टेकन इंक्लूडिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म्स नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज ऑफ वैल्यू इन डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ ऑब्जेक्शनल टेस्ट एंड ऑर्डर्स, बिकॉज जो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट से एसोसिएटेड है। तो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स में आपको 2 चीजें की जो भी हमारे जो भी मटेरियल या सब्सटेंस ऐसा कुछ प्रेजेंट है जो कि हमारा ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड ऑर्डर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो चीज आपको देखनी होगी और अकॉर्डिंगली आपको रेमेडियल ट्रीटमेंट्स लेने होंगे टू एंड वी शुड परफॉर्म केमिकल एनालिसिस and in explaining the causes of clogging in distribution pipes and filter. In some instances it may be of use in demonstrating that water from one source has been mixed with another source. ठीक है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हुए हैं कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि अगर हमारे पानी में, ठीक है, प्लूमेटेला नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ब्रायोजोल ग्रोथ के नाम से जाना जाता है, विच विल कॉज बायोलॉजिकल स्लाइम्स इन पाइप्स। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल डिफिकल्टीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे पानी में ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड ऑर्डर प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसी वजह से आपको रेमेडियल ट्रीटमेंट्स लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो भी है शैल बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए, एल्गी, जूप्लैंक्टन्स, फ्लैगलेट्स, पैरासाइट्स एंड टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और जो सैंपलिंग के प्रोसीजर्स हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ वाटर शैल बी ड्रॉन एज प्रिस्क्राइब्ड इन IS-1622 एंड IS-3025 पार्ट 1। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर की आप टेस्टिंग करने वाले हो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हैं वो आपको 2 IS कोड के अकॉर्डिंग लेने हैं। एक IS-162 में इसका प्रिस्क्रिप्शन है और एक IS-3025 में इसका प्रिस्क्रिप्शन है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।